आपको पता ना कि इथाइलिन क्या है, ये तो पढ़ा हुआ है आपने, एक गैस जी जो कि जी प्लांट के ऊपर आता है तो इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स काज करती है। अच्छा, ये डिस्कवरी कैसे हुई कि ये पढ़ा है सर इसमें। लैम्प के अंदर पौधे ग्रो किए तो उन्होंने पता चला कि प्लांट के ग्रोथ होने की बजाय रिटार्डेंस हो गई, क्योंकि लैम्प के अंदर इथाइलिन थी। ये डिमिट्री था, रशियन साइंटिस्ट था, जिसने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि इथाइलिन जो है वो प्लांट के अंदर इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स करती है। ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि उसकी लेंथ छोटी कर देती है, विड्थ बढ़ा देती है और हुक लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर बन जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो ये फिर ये 1934 में गेन था जिसने ये आइडेंटिफाई किया कि ये राइपनिंग जो होती है तब इथाइलिन प्रोड्यूस होती है। फिर इस तरह ये इथाइलिन क्या, ठीक है, फिर इथाइलिन के डिफरेंट क्या है कि ये ट्रिपल रिस्पॉन्स का ये सारे डिफरेंट इसके फंक्शन ये ऑलरेडी आप मुझे लगता है आपने पढ़े हुए हैं सारे। जी सर। अच्छा, अब हम मेन आते हैं कि इसका बायोसिंथेसिस पाथवे। अच्छा, इथाइलिन का जो देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो इथाइलिन है जी सर। ये जो इसका जो पाथवे है ना वो ये है कि इथाइलिन जो है इसका जो प्रिकर्सर है ना वो मिथियोनिन है। मिथियोनिन जो है ना, ये मिथियोनिन एक एंजाइम है एडोमेट सिंथेटेज। ये मिथियोनिन को कन्वर्ट कर देता है एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। ठीक है, अच्छा हाँ जी। अच्छा, और एस एडिनोसाइल मिथियोनिन कन्वर्ट हो जाती है मिथाइल थायो एडिनोसिन, फिर आगे मिथाइल, ये सारा एक साइकिल चलता रहता है और दोबारा से मिथोनिन प्रोड्यूस हो जाती है। नॉर्मल साइकिल है जो प्लांट के अंदर होता है। ये सारे इसके अंदर इनका रोल है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यूं ही प्लांट के ऊपर स्ट्रेस आता है ना, तो ये जो एस एडिनोसाइल राइपनिंग स्टार्ट होती है, उससे पहले नहीं, राइपनिंग के जब स्टार्ट होती है तो ये एस एडिनोसाइल मिथोनिन कन्वर्ट हो जाती है एसीसी में। हाँ जी। तो कन्वर्ट कौन करता है? वन अमाइनो एसीसी सिंथेज, वन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब एंजाइम है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसीसी सिंथेटेज। ठीक है, फिर जब ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद एसीसी ऑक्सीडेज क्या करता है कि वो एसीसी को इथाइलिन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब एसीसी सिंथेटेज को किसने रोका होता है कि ये इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करता? ठीक है, हमने वो आइडेंटिफाई करने हैं, वो एंजाइम भी आइडेंटिफाई करने हैं जो एसीसी के साथ बाइंड करके इसको इनएक्टिवेट किया होता है जिसने, और यूं ही स्ट्रेस आती है एसीसी एक्टिवेट हो जाता है। एसीसी सिंथेटेज वो क्या करता है, वो एसीसी है, एसीसी की फौरन ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेज की ऑक्सीडेशन करवाने के बाद इथाइलिन प्रोड्यूस करता है। इसकी और पिक्चर अगर मुझे ये देखें, ये है एसीसी सिंथेटेज जो कि एटोमेट को एसीसी में कन्वर्ट करता है। कौन है? एसीएस। एसीएस क्या करता है? ये जो मिथियोनिन है, मिथियोनिन से पहले एस एडिनोसाइल मिथियोनेट प्रोड्यूस होता है, और एसीसी सिंथेटेज जो है वो एसीसी ऑक्सीडेज, ये दो एंजाइम है जो कि इसको कन्वर्ट करते हैं इथाइलिन के अंदर। हमने ये दोनों एंजाइम जो है ना, इनकी जीन की कैरेक्टराइजेशन करनी है, जीनोम वाइड डाइवर्सिटी मालूम करनी है क्यूकम्बर के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दूं। अच्छा, ये जो है ना, इसको किसने पकड़ा होता है, ये आप थोड़ा सा बताना था कि इसको किसने पकड़ा होता है। इसको पकड़ा होता है ETO1 ने। ये जो ETO1 है ना, ये देखना ये है दरमियान में, ये डायमर की, ठीक है, और इसको किसने बाइंड किया होता है? ETO1 ने। ये देखो ETO1 इथाइल, ये एक प्रोटीन है जिसने इसके साथ बाइंड किया होता है, जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेट होती है। यूं ही बाहर से स्ट्रेस आता है
जब पौधे के ऊपर स्ट्रेस आता है तो क्या होता है कि ये जो है ना ETO1 ये अलहदा हो जाता है और ACC एक्टिवेट हो जाता है और इथाइलिन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ETO1 जीन की भी कैरेक्टराइजेशन, हमने 3 जीन हो गए मेन, एक ETO1, फिर ACS1, ACS, फिर ACO। ACO क्या है? ACC ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करवाता है। इन तीनों जीन्स की कैरेक्टराइजेशन ठीक है। आपने जीनोम वाइड एनालिसिस करना है इसके अंदर, क्यूकम्बर के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ ACS के बारे में। ये मैंने एक और अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई थी, ये वाली। ये 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन, ये ACS है जो कि की एंजाइम है इन सिंथेसिस ऑफ प्लांट इथाइलिन। ठीक है। अब ये क्या करता है? ये वही चीज, वही दोबारा के जो है एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन को कन्वर्ट कर देता है ACC में। ACC को ACC ऑक्सीडेज क्या कर देता है? वो कन्वर्ट कर देता है इथाइलिन में। ठीक है। अच्छा, अब कार्बन इथाइलिन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल exhibiting biological activity. Is responsible for the initiation of fruit ripening और सब other processes के अंदर। ये तो इंफॉर्मेशन आपको पता है। Role played by the ethylene has attracted broad attention due to strong biotechnological interest in the control of this process. क्योंकि ये जो प्रोसेस है ethylene biosynthesis, इसके अंदर बहुत ज्यादा, एक तो फ्रूट के अंदर बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, दूसरा इसका बायोटेक्नोलॉजिकल जीन्स रेगुलेशन पाथवेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इथाइलिन बायोसिंथेसिस अकर थ्रू अ रेदर कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे, ज़ैंग साइकिल जो भी मैंने बताया है, जिसके अंदर क्या होता है कि मिथ्योनिन कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन में, और एस एडिनोसिन किस पे कन्वर्ट होता है? 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। ये देखें, ये जो है ना, ये एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन है, इसकी ये स्ट्रक्चर है। ये इसको कन्वर्ट कर देता है इसमें ACC में। ACC में ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COO, ये अमाइनो है अमाइनो 1 साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ये जो प्रोपेन किसे कहते हैं? 3 कार्बन कंपाउंड को, 3 कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन कंपाउंड को क्या कहते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लेकिन जब ये साइकिल की फॉर्म होगा तो इसे हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। देखो ना, ये क्या है? 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर की समझ आ गई आपको? जी सर, आ गई। साइक्लोप्रोपेन है 1 अमाइनो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लोप्रोपेन। इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है, जब इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है तो इथाइलिन प्रोड्यूस होती है। अब इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि ये देखें, ऑक्सीडेशन, इसके अंदर ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होता है, तो ये जो है ना इथाइलिन, ये ऊपर वाला पोर्शन इसका अलहदा हो जाता है, ये अलहदा हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास इथाइलिन। अब ACC ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम है जो कि ACC को इथाइलिन में कन्वर्ट करता है। हमने इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स जानी है, ACC ऑक्सीडेज की और ACC सिंथेटेज की भी। ठीक है। और फिर इसको जो बाइंड कर रहा है ETO1, उसकी भी करनी है। Role of ACC synthesis in the fruit ripening process has been spectacularly वो ऑलरेडी लोगों ने जब ACC जीन को साइलेंस किया तो पता चला कि इथाइलिन ही बन रही। It means ACC is very important in the इथाइलिन बायोसिंथेसिस। ACC सिंथेटेज, अब हमने ये मालूम करना है कि ACC सिंथेटेज के अंदर, जिस तरह मैंने डॉफ के अंदर बताया था कि कितनी डोमेन है, पता है ना आपको? जी। अब जी। हमने ये मालूम करना कि जो ACC सिंथेटेज है उसकी डोमेन कितनी है, कौन सी डोमेन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और ये काम कैसे करती है। फिर हमने ये चीजें सारी आइडेंटिफाई करनी है किसके अंदर, क्यूकम्बर के अंदर। ठीक है। This synthetase belong to the alpha family of pyridoxal 5-phosphate dependent enzyme। ACC क्या है, PLP डिपेंडेंट एंजाइम्स है। कौन से हैं, PFP। अच्छा, अब PLP क्या है, पायरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट। अच्छा, आपको बताऊं कि एंजाइम के अंदर क्या क्या चीजें होती है। एक प्रोटीनस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, ये पता है ना आपको। हाँ जी, हाँ जी, प्रोटीनस और नॉन प्रोटीन। अच्छा, जब तक प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनस पार्ट नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनता। हाँ जी। अच्छा, अब ये जो एसीसी सिंथेटेज प्रोटीन है ना, ये जब तक पीएलपी के साथ बाइंड नहीं करती तो एंजाइम नहीं बनता। हाँ जी। इट मींस इस प्रोटीन के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर आकर पीएलपी बाइंड करता है। ठीक है। इसके अंदर एक ऐसी डोमेन है जिसको हम कह सकते हैं कि पीएलपी बाइंडिंग डोमेन। ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई। जब तक पीएलपी इसके हाँ जी, आ गई। करेगी तो ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं करेगा। नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि पायरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये कहां बाइंड करता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये दोनों आपस में बाइंड नहीं करते, इतनी वो डोमेन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसीसी सिंथेटेज। एसी एथाइलिन बायोसिंथेसिस के अंदर एसीसी सिंथेटेज की एक्टिव कब होगा, जब पीएलपी इसके साथ बाइंड किया होगा। बाइंड किया। यहां पर समझ आ गई आपको। अच्छा, अब हाँ जी। ये देखें कि अल्फा फैमिली ऑफ पीएलपी डिपेंडेंट एंजाइम्स है एंड शेयर मॉडेस्ट लेवल ऑफ सीक्वेंस सिमिलरिटी विद अदर मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ठीक है। अच्छा, अब और कौन सी है फैमिली के अंदर, और क्या पीएलपी डिपेंडेंट फैमिली के अंदर कौन कौन से और एंजाइम्स हैं। एक तो है एसीसी और दूसरा है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ये भी एक एंजाइम है जो पीएलपी डिपेंडेंट है। ठीक है। सीन अमाइनो ट्रांसफरेज, ये भी पीएलपी डिपेंडेंट है। इनमें ये सारे एक ही फैमिली करते हैं, ये सारे के सारे एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। अच्छा, जब इन्होंने क्या किया कि एसिड सिंथेटेज की सीक्वेंस अलाइनमेंट की तो पता चला कि ये अमाइनो ट्रांसफरेज जो है ना ऑफ डिफरेंट एसिड सिंथेटेज विद ऑल नोन अमाइनो ट्रांसफरेज शो दैट AATAs from the Bacillus species and rat are more similar to the ACC synthetase. It means अच्छा, ACC synthetase family ये प्लांट स्पेसिफिक नहीं है। ये क्या, दिस इज नॉट अ प्लांट स्पेसिफिक। इट मींस इस तरह के जो फैमिली है ना इसकी, जो अल्फा फैमिली ऑफ पीएलपी डिपेंडेंट, ये रैट के अंदर भी पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है और एनिमल के अंदर भी पाई जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये देखो इसके अंदर क्या करती है कि ये, अब ये इसकी स्ट्रक्चर देखे एडिनोसाइल मिथियोनिन की, इसमें क्या करता है ये, ठीक है, इसमें क्या करता है, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन बनता है। और ये कहां से बनता होगा, ये यहां से बनता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, 1 कार्बोक्सिल 1 मिथाइल, और ये आपस में साइक्लोप्रोपेन बन जाते हैं, और बाकी ये सारे का सारा हिस्सा इसमें से रिमूव हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिमूव होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अमाइनो ट्रांसफरेज। ये देखो ना, ये पूरे का पूरा अमाइनो एसिड ट्रांसफर कर देता है, इसलिए इसलिए इस एंजाइम को हम अमाइनो ट्रांसफरेजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाइनो ट्रांसफरेज। सर ये दोबारा रिपीट कर दें।
इसीलिए ये जो एसीसी सिंथेटेज है ना, इसको हम अमाइनो ट्रांसफरेजेस कहते हैं। सर वो जो पोर्शन सेपरेट होता है वो रिपीट कर दे। अच्छा ये देखें, ये जो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर एक तरफ एसीसी की स्ट्रक्चर क्या है, एक 1 अमाइनो नो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ठीक हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलेट। ठीक है। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये अमाइनो, ये कार्बोक्सिलेट, और ये जो ये रिंग, ये जो है साइक्लोप्रोपेन, वो इस यहां से बन जाता है। ठीक है। बाकी ये हाँ सारे जी, हाँ जी, समझ आ गया। हो जाता है इसमें से, हम्म। ये सारे सही सर, अब समझ आ गई। रिमूव हो जाता है। इनमें हम इस एंजाइम को कह सकते हैं हाँ, कि रिमूव करने वाला एंजाइम। ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं अमाइनो ट्रांसफरेज। क्या कहते हैं इसको? अमाइनो, अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है। ट्रांसफरेज। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं अमाइनो ट्रांसफरेजेस। जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं अमाइनो ट्रांसफरेजेस की, वो कौन सा एंजाइम होंगे जिसको हम अमाइनो ट्रांसफरेजेस कहेंगे? अगर हम इसको, इसकी डेफिनेशन देखें, अमाइनो ट्रांसफरेजेस आर ट्रांस अमाइनेजेस आर ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट कैटालाइजेस। इसकी डेफिनेशन ये यहां से, इसकी डेफिनेशन क्या है? ट्रांस अमाइने, इसकी यहां से नहीं मिलेगी। अमाइनो, amino transferase are a very useful tool for the synthesis of amines and amino acids because of their capacity for introducing amino group into the ketone. It means ये amino transferases ये amine produce करते हैं। इसमें भी ठीक हमारे है amine ही produce हो रहा है ना। जी। NH3 ग्रुप होता है। ये देखें ना, हमारे ये जो है, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखें, ये देखें, ये अमाइन, ये देखो ना, अमाइन ही, अमाइनो ही प्रोड्यूस हो रहा है ना। जी। अमाइनो 1 अमाइनो। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गई कि इससे, अच्छा ये कौन सी एंजाइम है जो कि 1 अमाइनो ट्रांसफरेजेस है? अच्छा, क्या सिर्फ जी। इसी ही प्रोड्यूस होता है अमाइनो, इजार है अमाइनो ट्रांसफरेज, क्या और कंपाउंड भी प्रोड्यूस होते हैं इसी प्रोसेस से? ओ यस, ओके। बैसिलस स्पीशीज में जी। एटीएज, उसके अंदर भी अमाइनो प्रोड्यूस होता है, टीटीएज, जी। ठीक है। तो ये और भी जी। notably some residues of amino transferases that play important role are essential active site component are conserved in ACC synthetase. इस एंजाइम्स के अंदर भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कंजर्व डोमेन्स है जो कि इसके अंदर भी है, बैसिलस स्पीशीज जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी है, और फिर रैट के अंदर भी है। मेरी बात की समझ आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अच्छा, it was therefore proposed that they fulfill similar function and occupy equivalent position in ACC synthetase. Furthermore, remarkable similarities can be recognized between the predicted secondary structure of ACC synthetase and observed secondary structure of ATAs. ATAs कहाँ है? बैसिलस के अंदर। इसमें बैसिलस के अंदर जो ATAs है, अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाए प्रोटीन की, तो और इसकी काफी हद तक सिमिलर। These facts, along with other profile analysis, proposal that ACC synthetase ठीक है। is evolutionarily related to the amino transferase family. अब आपको समझ आएगी कि ये क्या है? ACC synthetase को हम अमाइनो amino transferase जीन भी कह सकते हैं, ट्रांसफरेज फैमिली। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, एक्सरे, जब ACC synthetase was determined to promote a framework, तो पता चला कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चरल, ये देखें भी, ये सारी की सारी चीजें हम इसको देख रहे हैं। अब ये देखें, ये जो है, ये मिथियोनिन है। मिथियोनिन क्या करती है? मिथियोनिन से एस एडिनो मिथाइल ट्रांसफरेज प्रोड्यूस होता है, वही चीज ये जो। अच्छा, अब ये बायोटिक स्ट्रेसेस, हार्मोन्स या कोई और सिग्नल जिसके थ्रू एसीएस प्रोड्यूस होता है। अब हमने देखना है कि ये जो एसीएस है ना, इस जीन की डाइवर्सिटी कितनी है। एसीएस, ये जो आपका क्यूकम्बर है उसके अंदर कितने हैं?
फर्ज किया इसकी हमें को मिलते हैं, ठीक है। इसके जीन मिलते हैं। ठीक है। अब फिर हमने अच्छा, अब इथाइलिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इथाइलिन सिर्फ राइपनिंग के अंदर यूज नहीं होती। इथाइलिन जब भी प्लांट के अंदर कोई भी स्ट्रेस आता है तो इथाइलिन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इथाइलिन स्ट्रेस नहीं देती पौधे को, बल्कि पौधे को स्ट्रेस से बचाती है। कैसे कैसे करती है? सर ठीक है, लगता है कि ग्रोथ रिटार्ड हो गई है पौधे के अंदर, लेकिन एक्चुअली ग्रोथ रिटार्ड नहीं हो, रिटार्ड तो होती है, एक्चुअली नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अच्छा, जिस तरह हमारी बॉडी, अगर हमारे घर के अंदर आप देखेंगे यूपीएस लगाओ और बिजली चली जाए और 4 पंखे चल रहे हो, तो क्या होगा कि बैटरी उसकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बंदा हो घर में, वो क्या करे कि 3 पंखे बंद कर दे और एक पंखा चलता रहे, तो क्या होगा कि बैटरी की टाइमिंग जरा जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इथाइलिन का काम भी यही है कि इथाइलिन फौरन पौधे के अंदर प्रोड्यूस होती है। अच्छा, वो या वो पंखे बंद कर देती है पौधे के अंदर जो रिक्वायर्ड, अभी स्ट्रेस के दौरान अगर वो एक्टिवेट रहेंगे कि तो पौधा जल्दी मर जाएगा। मेरी बात की समझ आ गई? इसलिए पौधे के अंदर हाँ जी सर। ग्रोथ रिटार्ड होती है, लेकिन एक्चुअली पौधे को बचा रही होती है। ठीक ठीक है। अच्छा, अब ये देखना है कि इथाइलिन की जो प्रोडक्शन है, क्या पूरे बॉडी में रूट से लेकर शूट और राइपनिंग तक क्या एक ही तरीके से होती है? क्या सारे एक ही एसीएस जीन है जो हर बार एक्सप्रेस होता है, या इसकी बायोसिंथेसिस के लिए जो एसीएस प्रोड्यूस होते हैं क्या वो सारे डिफरेंट है? भाई शूट के अंदर जब इथाइलिन प्रोड्यूस होती है उसके अंदर भी सारे एसीएस ही प्रोड्यूस करेगा। क्या वो जो एसीएस है जो शूट के अंदर इथाइलिन प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो सेम वही एसीएस है जो राइपनिंग के दौरान प्रोड्यूस कर रहा है? ये ठीक है। तलाश करनी है, हमने ये तलाश करना है कि क्या इसके अंदर डाइवर्सिटी है, क्या इथाइलिन प्रोडक्शन का जो सिस्टम है रूट के अंदर, शूट के अंदर, लीफ के अंदर, फ्रूट के अंदर, क्या डिफरेंट है या सेम तरह का है? ये सेम नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, फिर उसका प्रमोटर रीजन है, हर एसीएस का प्रमोटर रीजन के अंदर एक्टिवेट होने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, अब हमने आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि पौधे के अंदर हम इथाइलिन को ब्लॉक नहीं कर सकते, तो अगर हमने इथाइलिन को ब्लॉक कर दिया तो जब पौधे के ऊपर स्ट्रेस आएगी पौधा मर जाएगा। हमारा मकसद क्या है? पौधे के अंदर इथाइलिन नॉर्मली तो वो प्रोड्यूस होती रहे, लेकिन यूं ही फ्रूट बने, राइपनिंग स्टार्ट हो तब ना बने। राइपनिंग से पहले अगर पौधे के अंदर कोई भी स्ट्रेस आता है, कोई कीड़े का अटैक होता है, कोई डिजीज का अटैक होता है, कोई बायोटिक स्ट्रेस आता है, जो एबायोटिक स्ट्रेस आता है, तो इथाइलिन बनती रहे, लेकिन राइपनिंग के बाद ना बने। क्यों? क्योंकि राइपनिंग के बाद बनेगी, के दौरान बनेगी तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि जब फ्रूट बन रहा, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो, तब इथाइलिन के ऊपर इसका बनना लाजमी है, क्योंकि ये एक्ट एज ए क्या करता है? एज ए ग्रोथ, हम इसको रिटार्डेंट नहीं कहेंगे, ऑप्टिमाइजर कहेंगे, या हेल्प करता है इसको स्ट्रेस से बचाने के लिए। ठीक है। तो गल ग्रोथ समझ आई ऑप्टिमाइजर। मेरी बात की? हाँ जी, आ गई है सर। अच्छा, हाँ इसी जी तरह सर। one amino acid is converted to acetylcholine, SM is converted to ACC, उसके बाद ये रिसाइकल हो जाता है जो MTA, ये वापस मिथ्योनिन में चला जाता है।
इस तरह ये देखें, ये कभी से एक्टिवेट हो रहा है, कभी हार्मोन से एक्टिवेट हो रहा है, कभी डेवलपमेंटल सिग्नल्स फ्रूट राइपनिंग के दौरान एक्टिवेट हो रहा है। ये क्या है, ये क्यों हर बार एक्टिवेट हो जाता है ताइनीन? क्या एसीएस हर बार वही एक्टिवेट होता है या हर बार एसीएस डिफरेंट एक्टिवेट होता है? ये कहानी हमने सर्च आउट करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिडॉक्सिल फास्फेट पीएलपी, ये उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ये एसीएस के साथ बाइंड करके ये जो है एंजाइम, ये जो तो उसे एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट करता है। इस विटामिन B6 भी कहते हैं इसको, पी, ये भी आपको बता देंगे विटामिन B6 प्रिकर्सर है एंजाइम का कोफैक्टर है। क्या नाम? पीएलपी किसे कहते हैं? विटामिन B6 को। ठीक है, और ये काम क्या करता है? एक्ट एज अ कोएंजाइम इन ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। जितने भी ट्रांसअमाइनेशन होती है, यही ये ट्रांस अमाइनो ट्रांसफरेज, यही है ना ये एंजाइम, ठीक है। और इसके अलावा फिर डीकार्बोक्सिलेशन, डीअमाइनेशन एंड डी रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड, ये इसके अंदर काम करता है। एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ पीएलपी, अच्छा ग्रुप ऑफ पीएलपी फॉर्म, ये लिंकेज है जो भी ये वो इसको अभी बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये कहानी आपको सारी समझ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? हाँ जी। प्रोटीन आर नॉर्मली सब्जेक्ट टू रैपिड प्रोटियोलाइसिस। अच्छा, ये देखो एसीएस का क्या कहता है, ये नॉर्मली इसको कौन डिग्रेड कर देता है? ईटीओ, ये मैंने बताया ईटीओ1 यूं ही प्रोटीन प्रोड्यूस होती है फौरन, इसका जीन है, जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है, प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनने के बाद फौरन इसको ईटीओ1 डिग्रेड कर देता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है? एसीएस कंटीन्यूअसली सिंथेसाइज होती है एंड कंटीन्यूअसली डिग्रेडेड। जब तक स्ट्रेस नहीं आता तब तक ये कंटीन्यूअसली ये प्रोटीन डिग्रेड कौन करता है? ईटीओ1। ये कहानी समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? अ प्रोटीन कंपोज टू पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके अंदर क्या, जब इसकी प्रोटीन का स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें तो पता चला है कि इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं दैट आर आइडेंटिकल नंबर एंड काइंड ऑफ अमाइनो रेसिड्यू, इज इनकोडेड बाय 9 जीन। इसका मतलब यह है कि अरेबिडोप्सिस के अंदर 9 जीन है जो एसीएस को इनकोड करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे इन्होंने उसकी कैरेक्टराइजेशन की है, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 2, ठीक है। एसीएस जीन फैमिली प्रोडक्ट कैन पोटेंशियली फॉर्म 45 होमो एंड हेटेरोडाइमर ऑफ 25 आर फंक्शनल। डाइमर किसे कहते हैं? सिमिलर चीजें आपस में मिले, सिमिलर चीजें, ठीक है। ठीक है। अब ये देखें, ये एक डोमेन है, ये इसके साथ बाइंड कर गई, इसे डाइमर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? डाइमर। डाइमर। डाइमर बनते हैं टोटल 45 होमोडाइमर, होमो जो सेम होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं हेटेरोडाइमर भी होते हैं जिसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, ठीक है। प्रोटीन डाइमर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये क्वार्टरली स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। प्रोटीन होमोडाइमर इज फॉर्म्ड बाय 2 आइडेंटिकल प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन हेटेरोडाइमर इज नॉर्मली फॉर्म्ड बाय डिफरेंट प्रोटीन। मोस्ट प्रोटीन डाइमर इन बायोकेमिस्ट्री आर नॉट कनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड, इसके अंदर साथ कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। अच्छा, जो टाइप 1 होती है ना एसीएस, उसके अंदर ये एस एंजाइम ये होते हैं कोई अमीनो एसिड्स, ठीक है। हाँ जी, होमोडाइमर्स हो गए। जो टाइप 2 है उसके अंदर एक ही एस होता है, टाइप 3 के अंदर कोई एक्स्ट्रा एस नहीं होता, सिर्फ इस प्रोटीन के अलावा, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये टाइप 1 की कितनी एसीएस है, उसके अंदर क्यूकम्बर के अंदर टाइप 2 की कितनी है, टाइप 3 की कितनी है, ये अभी तक आइडेंटिफाई हुआ। अरेबिडोप्सिस के अंदर आइडेंटिफाई हो चुका है, लेकिन क्यूकम्बर के अंदर ये चीज अभी तक कैरेक्टराइज नहीं हुई,
नहीं हुआ। मेरी बात की समझ आ गई अभी तक? हाँ जी। अच्छा, अब नेक्स्ट, डिफरेंट ACS डाइमर हैव डिफरेंट कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो अब इसकी जो डाइमर जो बने हुए हैं, सबसेट ऑफ जीन आर दैट द एक्सप्रेस इन एनी डिटरमाइंड टाइप ऑफ ACS डाइमर दैट कैन फॉर्म एंड अफेक्ट डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट रेट ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस करते हैं जो। ठीक हो गया? हाँ, ये देखें, हाँ ACC जी। जीन्स आर डिफरेंटली रेगुलेटेड। वही बात जो कही थी, ये देखो। अब ये इन्होंने रूट कैप के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर, सेल एक्सपेंशन के अंदर कौन कौन से जीन कहां कहां एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये टोटली सारे डिफरेंट है। अब ये देखो, ACS1 कहां, बिल्कुल नीचे। ACS2 नीचे नहीं हो रहा, यहां हो रहा है। ACS3 ऊपर ऊपर हो हो रहा है। हाँ जी, पूरे पे तकरीबन फैल गया। ACS5 यहां सारा, ये जो और ये फिर आगे। अब इट मींस दैट आर ACS आर डिफरेंशियली रेगुलेटेड। ठीक है। अच्छा, अब ACS जीन हैव यूनिक एंड कॉमन फंक्शन भी है इसके अंदर, और कुछ डिफरेंट फंक्शंस भी हैं। ठीक है, ये मैं अभी अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आया, तो आपको थोड़ा सा ना, मैं आपको भेज देता हूँ सारा। आप इस तरह का ना चेक करें इसको, इंटरनेट के ऊपर ये पढ़े चीजें। ठीक है, तो आपको काफी अच्छी है, सारी जो वेबसाइट है ना, मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना, जी सर, मुझे पीपीटी। मैं भेज देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि ACS हाँ जी। सीक्वेंस डाउनलोड करनी है इंटरनेट से पहले। अच्छा, वो ये देखें आप NCBI क्या में करनी है? ACS1, ACS जो है ना, उसकी सीक्वेंस आपने ठीक है। डाउनलोड करनी है NCBI से। ठीक है। ये आप जाएंगे यहां पर NCBI में। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे। हाँ जी। यहां पर हम लिखेंगे ACS, या इसके लिख देंगे अरेबिडोप्सिस। नहीं, कोकम्बर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कोकम्बर में से इसके होमोलोग तलाश करने हैं। तलाश करने हैं, अभी नहीं हुए हुए। ACS1, इसको हम सर्च आउट करें। कुकम्बर के होल जीनोम में हमने मालूम करने के कितने ACS1 है। आज ये देखो ना, ACC सिंथेटेज पहला ही आ गया, ACS1। इसकी डिफरेंट है, ACS12 तक है ये। हमने इसकी रेफरेंस प्रोटीन ली और क्या किया, सारे को कर लिया कॉपी, ये प्रोटीन को। ठीक है, जिस तरह मैंने थी इनकी, और न्यू फाइल बनाई, इसको पेस्ट कर दिया इधर। ठीक हो गया। अब हमने इसकी फास्टा फॉर्मेट लेके गए। फास्टा फॉर्मेट की तरह ये इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें फास्टा फॉर्मेट बता देगा। ये इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आपको बात समझ ना आए तो मुझे बता देना। ठीक है सर, मुझे आ रही है समझ। अच्छा, अब हमने ये पेस्ट कर दिया। अब हमने इसमें से कंजर्व डोमेन मालूम करनी है, इसको कॉपी किया। ये मालूम करेंगे कंजर्व डोमेन, PFAM। हाँ। PFAM में जाएंगे, इसको सीक्वेंस सर्च करेंगे और पेस्ट करेंगे और रो करेंगे। गल दी समझ आ रही है ना? हाँ जी सर, आ रही है। अमाइनो ट्रांसफरेज, इसमें ये देखो ये डोमेन ही है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, अमाइनो ट्रांसफरेज। हाँ जी। कहां से कहां तक है, 47
से लेकर 425 तक, ठीक है। अब हम 425 तक। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, इंशाल्लाह इधर हम इसमें से ये को तलाश कर लेते हैं। 47 कहाँ पर है, ये 61 है, ये 51 है, ये 41 होगा यहाँ पर, 47 यहाँ पर, 425 तक, 421 2 3 4 5, इसको कॉपी करें और फिर करेंगे इसके फाइल बनाएंगे, इसको हम रिमूव करेंगे इसके ना, नंबर्स रैपिडोप्सिस, ठीक है। अब हमें इसके करैक्टर रिमूव करने हैं, वो कैसे करेंगे, हम आपको एक बताया था आप लोग, ये एक टूल है डीएनए डस्टर, ये प्रोटीन डस्टर, ठीक है। तो वो हम इसमें इसको सर्च आउट कर लेते हैं, ठीक है, और इधर ये प्रोटीन की सीक्वेंस हम ऐड कर देते हैं, और इसको सबमिट करवा देते हैं, ये होगी सीक्वेंस हमारी। अब हम इस सीक्वेंस को सर्च करेंगे पीफैम डाटाबेस के अंदर, नहीं पीफैम नहीं, फाइटोसोम में, इसको कॉपी करके पहले फाइटोसोम में, ठीक है, और फाइटोसोम ये वाला, यहाँ पर टूल में जाएंगे, ब्लास्ट, यहाँ पर हमको क्यूकमस सैटिवस ये है, अच्छा क्यूकम्बर अलग है, क्यूकम्बर भी है, ठीक है, नहीं क्यूकमस सैटिवस ये, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोटीन, यहाँ पर जीनोम में प्रोटीन कर दें, हाँ, और इसको गो करें, इसको गो करें, ये अब आ गया, इनमें 25 जगह हिट हुआ है, 25 ACS है हालांकि, और इसके अंदर कितनी है 25, और इसके अंदर रैपिडोप्सिस के अंदर सिर्फ 12 है, इट मींस, ठीक है। अब आपने एक एक जीन की जो मैंने कही थी कि आपने क्या क्या करना है, जीनोम सीक्वेंस लेना है, इसको हर एक का अलग अलग ये करना पड़ेगा आपको, सीक्वेंस में जाके सीक्वेंस, पेप्टाइड सीक्वेंस, CDS सीक्वेंस, फिर प्रमोटर रीजन कैसे करना है, तो ये दोबारा बताते हैं कैसे करना है, जीनोमिक सीक्वेंस, CDS सीक्वेंस और सीक्वेंस, ये तीनों लेने हैं। सबसे पहले जीनोमिक सीक्वेंस कैसे लेना है कि आप कॉपी करना है इसको सारा जी, और इसको हमने यही नोटपैड प्लस प्लस के अंदर आपने डाउनलोड कर लेनी ऑलरेडी पहले, और इसको पेस्ट कर देना इधर, हाँ जी, और इसको फाइल को सेव एज मैं आपके फोल्डर में इसको सेव कर रहा हूं, नौशीन किधर रहेगी, नौशीन का माशाल्लाह फोल्डर ही नहीं बना है सर, भी काम नहीं स्टार्ट हुआ तो फोल्डर कैसे बनना था, तो बस ठीक हो गया। और ये इधर हमने इसको क्या कर दिया, ये क्या है, ACS क्यूकम्बर जीनोमिक सीक्वेंस, क्या है, जीनोमिक सीक्वेंस, इस तरह सब के आपने अलग-अलग फोल्डर बना लेने हैं, जीनोमिक के, CDS के, फिर पेप्टाइड के, ये आप डाउनलोड करें, बाकी काम फिर हम बाद में करते हैं, कर लेंगी, ठीक है, हाँ जी कर लेते हैं। जीनोमिक सीक्वेंस होगी, फिर CDS सीक्वेंस भी आपने इस तरह इसको क्लिक करेंगे, और सारी के ऐसे करना है, हर एक प्रोटीन की जितनी भी प्रोटीन इसके अंदर इन्होंने ये की हुई ना, सबका आपने करना है ये, ठीक है सर। चलिए आप इस पे काम करें, मैं आपको
मैं सारी रिक्वायर्ड मैं आपको भेज रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी हमारी पब्लिकेशंस आएंगी और बड़ा अच्छा काम हो जाएगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।